एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ होती है वो होती है 12 हाउसेस, यानी कि 12 भाव, 12 खाने, 12 घर। कुछ भी हम इन्हें बोल सकते हैं, मीनिंग एक ही होता है, बस नाम अलग अलग है। तो ये जो 12 हाउस होते हैं कैसे दिखते हैं, अगर आपने कभी कुंडली देखी होगी तो वो ऐसी दिखती है। जहाँ पर ये फर्स्ट हाउस होता है, यहाँ पर फर्स्ट हाउस लिखा होता है एक्चुअली, यहाँ से कुंडली की शुरुआत होती है। इसे लग्न भाव कहते हैं या फिर फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं, एक एक करके यहाँ पर जो सारे हाउसेस होते हैं उनका एनालिसिस करना होता है जब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट हाउस से लेकर 12 हाउस तक सारे हाउसेस के बारे में जानेंगे। क्या इंडिकेट करता है कौन सा हाउस, वो सारी चीज़ें इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। तो इसे हम लग्न भाव कहते हैं। जब आप पैदा होते हैं उस टाइम पर जो ईस्टर्न होराइजन यानी कि जो पूर्व दिशा होती है, उस दिशा में जो भी राशि राइज हो रही होती है उसको हम लग्न कहते हैं। वही राशि आपके लग्न में पड़ती है, यानी कि जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें पड़ती है। और जो ये हाउसेस होते हैं ना, वो चेंज नहीं होते हैं, जो लग्न राशि होती है वो चेंज हो जाती है। तो जब आप किसी की कुंडली को उठाकर देखेंगे, यहाँ पर मेनली आपको लिखा मिल सकता है एस, इसको बोलते हैं एसेंडेंट यानी कि लग्न। तो इसमें जो भी नंबर लिखा होता है वो नंबर की राशि का लग्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एसेंडेंट के अंदर, लग्न के अंदर 1 नंबर लिखा है, जो 1 नंबर की राशि होती है वो होती है मेष, तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। अगर फर्स्ट हाउस के अंदर 5 नंबर लिखा है फॉर सपोज, तो वो 5 नंबर की राशि होती है सिंह राशि, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंह लग्न की कुंडली है। उसी तरीके से अगर फर्स्ट हाउस के अंदर 7 नंबर लिखा है तो ये तुला लग्न की राशि हो गई। तो इस तरीके से जो हाउसेज है वो वहीं पर रहेंगे, राशि बदल जाएंगी अकॉर्डिंग टू द ईस्टर्न होराइजन। उसके बाद हर हाउस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे उस हाउस की पहचान होती है। जैसे फर्स्ट हाउस की अगर बात करें तो इसे लग्न भाव तो कहते ही हैं, इसको तनु भाव भी कहते हैं। तनु का मतलब होता है बॉडी, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, हमारे लुक्स होते हैं, हमारा सोचने का क्या तरीका है, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारा नेचर, ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस से पता चलती हैं। तो फर्स्ट हाउस कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है कुंडली का सेकंड हाउस। इसे धन भाव या फैमिली से रिलेटेड चीज़ों के लिए देखा जाता है, तो इसे इनकम हाउस भी कहते हैं। इससे आपकी वेल्थ का, आपकी फूड हैबिट्स, आपकी जो मेन फैमिली है, मीन्स जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके बारे में पता चलता है कि उनके साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे। इससे ये भी पता चलता है कि आप किस तरीके से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, आप लोगों को बोलने के बेसिस पर पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपकी प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये चीज़ें भी सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। तो इनहेरिटेंस जो वेल्थ होती है, मतलब आपको अपने ख़ानदान की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से वेल्थ मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। इसके बाद आता है थर्ड हाउस। ब्रदर और सिस्टर, इनका हाउस कहा जाता है थर्ड हाउस को। आपकी करेज भी यहाँ से देखी जाती है, आपकी जो स्मॉल जर्नीज़ होती हैं, आपकी हॉबीज़, वो सब चीज़ें भी थर्ड हाउस के थ्रू आप देख सकते हैं। आपका थॉट, आपकी वॉइस कैसी होगी, लाइक किसी का अगर थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी आवाज़ बहुत मीठी सुरीली होगी, वो एज अ सिंगर भी अपना करियर चूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। मुश्किल टाइम में आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करेंगे, आपका जो एक स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से वर्क करती है जब कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, तो ये चीज़ भी, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। मेनली ब्रदर सिस्टर के लिए होता है, बट बाकी इनर स्ट्रेंथ के लिए भी इस हाउस को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद फोर्थ हाउस की बात करें तो इससे पता चलता है कि आपके मदर के रिलेशन आपके साथ कैसे होंगे, आपका घर कैसा होगा, व्हीकल्स कैसे होंगे आपके पास, लग्जरी कितनी होगी आपके पास, हैप्पीनेस कितनी होगी, एजुकेशन आपकी कैसी रहेगी। और ये रिलेटेड होता है लंग्स से भी। तो अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फोर्थ हाउस देखा जाता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी आपके पास कितनी होगी, लाइक जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें भी फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। कुल मिलाकर जो फोर्थ हाउस होता है उसको सुख का घर कहा जाता है। मीन्स आपकी लाइफ में क्या क्या सुख होंगे वो सब यहाँ से देखे जाते हैं। फैशन में अगर आप अपडेट रहते हैं, बेसिक एजुकेशन आपकी कैसी है, दूसरों की आप कितनी हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें भी फोर्थ हाउस के अंदर आती हैं। उसके बाद फिफ्थ हाउस, चिल्ड्रन का ये हाउस होता है, तो उनसे आपके रिलेशन कैसे होंगे या आपकी हायर एजुकेशन कैसी होगी। हायर एजुकेशन के लिए भी फिफ्थ हाउस को देखा जाता है। रोमांस, स्पिरिचुअलिटी या फिर गैम्बलिंग वगैरह, लॉटरी वगैरह की आपकी कैसा लक होगा लॉटरी के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। बाकी अगर मंत्र साधना वगैरह कोई करना चाहता है, लाइक जो तांत्रिक वगैरह लोग होते हैं, तो उनका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है, तो ये सब चीज़ें वो एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी जो लर्निंग स्किल्स हैं या
लव अफेयर्स किसी की लाइफ में कितने रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें भी 5th हाउस से देखी जाती हैं। उसके बाद आता है 6th हाउस। 6th हाउस को हम डिसीज़, डेथ, एनिमीज़, यानी कि एक बैड आस्पेक्ट बोल सकते हैं कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि बैड आस्पेक्ट होता है 6th हाउस का, लेकिन इसके अच्छे भी एस्पेक्ट होते हैं और बुरे भी एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, इससे डिसीज़ देखी जाती है, हमारे ऊपर क्या क्या डेट्स है वो देखे जाते हैं, एनिमीज़ देखे जाते हैं कि हमारे कितने दुश्मन हैं। लेकिन अगर 6th हाउस हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई ऐसा प्लैनेट वहाँ पर बैठ गया है लाइक राहु, तो हमारे जो एनिमीज़ होते हैं उनका सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मीन्स वो हमारा कुछ बुरा नहीं कर पाते, अगर कुछ बुरा करने का सोचते भी हैं तो खुद ही उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसलिए 6th हाउस कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है। मामा से रिलेटेड ये होता है, मामा से आपके रिलेशन कैसे होंगे वो 6th हाउस बताता है। कोई बीमारी है या किसी की अगर स्टेप मदर हैं तो उनका कनेक्शन यहाँ पर 6th हाउस से देखा जाता है। शॉर्ट टर्म डिसीज़ का मेनली यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि जब शॉर्ट टर्म डिसीज़ देखी जाती हैं, कर्जा देखा जाता है, दुश्मन कौन कौन होंगे, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें 6th हाउस से देखी जाती हैं। उसके बाद आता है 7th हाउस, जो कि है पार्टनरशिप का हाउस, मैरिज का हाउस। तो मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस, आपके रिलेशन कैसे होंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस में, वो सब चीज़ें 7th हाउस से देखी जाती है। मेनली मैरिज का हाउस होता है। डाइवर्स के क्या चांसेस बनते हैं, कंपैटिबिलिटी कैसी होगी अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस डील्स आपकी कैसी होंगी लोगों के साथ, या जैसे आजकल चलता है कि लिव इन रिलेशनशिप, तो वो सब चीज़ें 7th हाउस से देखी जाती हैं कि फेवरेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी। इसके अलावा अब्रॉड जाना, फॉरेन में सेटल होना, फॉरेन कंट्रीज़ की जर्नी करना, ये सब चीज़ें भी 7th हाउस के थ्रू देखी जा सकती हैं। इसके बाद है 8th हाउस। 8th हाउस को डेथ का हाउस भी बोला जाता है, लेकिन डेथ का नाम सुनकर ये नहीं कि यहाँ से डरना है इसको देखकर, लेकिन हाँ, यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो डिसीज़ होते हैं, हिडन नेचर होता है किसी का, ऑकल्ट में अगर किसी को जाना है, लॉन्जिविटी का ये हाउस है कि कितनी लंबी लाइफ चलने वाली है। उसके अलावा एनिमी का ये हाउस है कि अगर आपका कोई हिडन एनिमी है तो उससे रिलेटेड चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो 8th हाउस को देखना है। 8th हाउस कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक इंटेंस, एक डार्क चीज़ों वाला ये हाउस है कि जो हिडन चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो फियर वाली चीज़ें हैं, उनका पता लगाना है। तो आपको 8th हाउस यहाँ पर कंसिडर करना होगा। कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, कोई ऑकल्ट साइंस में जाना चाहता है, किसी को अनडायग्नोजेबल डिसीज़ हो गई है, लाइक किसी को कैंसर हो गया है, तो उन सब चीज़ों का पता 8th हाउस के थ्रू लगता है। बाकी कोई रिसर्चर बनना चाहता है, बहुत ज़्यादा किसी को रिसर्च करने का या चीज़ों को एनालाइज करने का अगर शौक है और वो एक रिसर्चर बनना चाहता है, तो 8th हाउस पहले देखा जाता है कि वहाँ पर प्लानिटरी पोजीशंस कैसी हैं, उसके बाद ही चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं यहाँ से देखा जाता है कि आपके जो हिडन दुश्मन होते हैं, हिडन बीमारियाँ होती हैं, या इवन जो डेथ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो यहाँ से देखी जाती हैं। उसके बाद आता है 9th हाउस। 9th हाउस को हम भाग्य का स्थान कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं। आपका लक कैसा होगा, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके पार्टनर्स, यानी कि अगर आपकी बहन है तो उन बहन के हस्बैंड, आपके अगर भाई हैं तो भाई की वाइफ, उनके आपके साथ रिलेशन कैसे होंगे, ये भी 9th हाउस से कंसिडर कर सकते हैं। साथ के साथ आप धर्म को लेकर कैसा सोचते हैं, आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगी कि 9th हाउस में कौन से प्लैनेटरी पोजीशंस बैठी हुई हैं, आप कितनी तीर्थ यात्राएं करेंगे, आपका जो एक नेचर है, आप चीज़ों को किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के अंदर देखते हैं, वो चीज़ें आप 9th हाउस से देख सकते हैं। उसके अलावा ये फादर का हाउस होता है, गुरु का हाउस होता है, हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर्स, पीएचडी और उसके बाद की जो हायर एजुकेशंस होती हैं वो देखनी है। तो 9th हाउस देखना होगा कि वहाँ पर आपका जो लक है वो कितना अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो 9th हाउस है उसको काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस आपका कर्म स्थान होता है, हाउस ऑफ प्रोफेशन इसको कह सकते हैं। आपको कितना फेम मिलेगा, कितना ऑनर मिलेगा, डिग्निटी आपकी कैसी रहेगी सोसाइटी के अंदर, कितनी अथॉरिटी, कितनी पावर आपको मिलेगी, या आपके कौन कौन से कार्मिक डेट्स हैं जो आपको इस जन्म में चुकाने हैं। आपका अगर जॉब करते हैं तो आपका बॉस कैसा होगा, उसका बिहेवियर आपके लिए कैसा होगा, आपकी पब्लिक इमेज कैसी होने वाली है, नेम फेम कितना आपको मिलेगा, या फिर आपके क्या क्या अचीवमेंट्स होंगे। साथ के साथ जो गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो भी इस हाउस से देखी जाती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं,
गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ इशू आ रहे हैं, तो 10th हाउस में क्या प्रॉब्लम चल रही है पहले वो देखना होता है। और गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें अगर आपके बिल्कुल सही चल रही हैं, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, दैट मीन्स आपका जो 10th हाउस है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, आपका कर्म स्थान काफ़ी अच्छा है। तो ऑस्पिशियस है या ऑस्पिशियस नहीं है वो तो प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट 10th हाउस आपका कर्म स्थान होता है। उसके बाद 11th हाउस की बात करें तो ये इनकम का हाउस होता है, यानी इसको लाभ स्थान बोलते हैं। आपके जो इनकम सोर्सेज होंगे वो क्या क्या होंगे, ये बिग ब्रदर या बिग सिस्टर जो आपके होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ की जो सक्सेस है या डिज़ायर्स हैं, अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो उससे आप कितना फास्ट रिकवरी करेंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि 11th हाउस में आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है। प्रॉफिट्स, फेम, जैसे कि होता है ना लोगों को रातों रात सडन फेम मिल जाता है, कोई रातों रात सुपरस्टार बन जाता है, तो 11th हाउस के अंदर जब प्लैनेटरी पोजीशन इस तरीके से हो जाती है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, तो यहाँ पर सडन नेम फेम भी मिल जाता है। तो ये एक प्रॉफिट का हाउस होता है। और इसके बाद फाइनली आता है 12th हाउस, यानी कि हाउस ऑफ लॉसेस इसको बोला जाता है। अब हाउस ऑफ लॉसेस सुनकर ये नहीं है कि इससे डर जाना है कि अरे 12th हाउस है तो क्या ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी, पर्सनैलिटी, हमारा जो ओवरऑल एक आस्पेक्ट होता है वो इन 12th हाउस के अंदर डिवाइड होता है। तो 12th हाउस के अंदर जो भी चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं वो हमें देखनी है कि 12th हाउस के अंदर भी क्या क्या आ रहा है। तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो 12th हाउस के अंदर आता है। फॉरेन जर्नीज़ आपकी 12th हाउस के अंदर आती हैं। आप दूसरी कंट्री में जाके सेटल होगे नहीं होगे, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है 12th हाउस के ऊपर। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस कैसे होंगे, मीन्स ये खर्चों का, जैसे 11th हाउस इनकम का एक हाउस होता है, तो 12th हाउस खर्चों का हाउस होता है। तो आपके एक्सपेंसेस कैसे होंगे वो ये हाउस बताता है, कितने लॉसेस आपको मिलेंगे, आपके जो बेड प्लेजर्स होते हैं, लाइक आपके मतलब जो सेक्सुअल लाइफ है वो किस तरह की होगी वो ये हाउस बताता है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपका कैसा होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक कंट्रास्ट है, यहाँ पर जो बेड प्लेजर है उसकी भी बात हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की बात भी हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर एक अलग अलग एज ग्रुप की बात हो रही है। जब बेड प्लेजर वाली एज होगी, यंग एज में, तो ब्लड प्रेशर देखा जाएगा कि किस टाइप से आपकी यहाँ पर लव लाइफ, सेक्स लाइफ होने वाली है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी यानी कि लेटर ऑन लाइफ में जो एज होगी आपकी, वहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो कैसी होगी वो यहाँ से देखी जाएगी। तो दोनों चीज़ें होती हैं। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, अगर अपनी फैमिली से आप अलग जाकर रहने वाले हो, कौन सी एज में रहोगे, कितने टाइम तक रहोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। साथ के साथ किसी की अगर कुंडली में जेल ही हो गए, मीन्स उसको किसी भी कंडीशन में जेल हो रही है, तो वो 12th हाउस से देखी जाती है। हॉस्पिटल्स, बिल्स, ये सब चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती है। इसके बाद जो आश्रम लाइफ है, मतलब अल्टीमेटली लाइफ में अगर कोई सन्यासी बनना चाहता है तो वो भी 12th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से हाउस ऑफ लॉसेस तो है लेकिन ये मोक्ष का हाउस भी है। क्योंकि यहाँ पर जाकर जो जर्नी है ना इंसान की, जैसे फर्स्ट हाउस से स्टार्ट होती है, पर्सनैलिटी से स्टार्ट होती है इंसान की जर्नी, सेल्फ से स्टार्ट होती है, तो उसी तरीके से 12th हाउस में जाकर उसकी जो जर्नी है उस पर एक पॉज लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी जर्नी है कि पहले इंसान जन्म ले रहा है, उसकी पर्सनैलिटी की बात हो रही है, फिर उसकी यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, उसके भाई बहन, मदर की बात हो रही है, उसके लव अफेयर्स की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, उसके बाद लाइफ पार्टनर की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस वाइज ये चीज़ें एक एक करके देखनी होती है कि कैसे डेस्टिनी वर्क कर रही है, क्या क्या चीज़ें वो लाइफ में करेगा, क्या क्या लॉसेस उसको देखने पड़ेंगे, उसका लक किस तरीके से काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कुंडली के थ्रू देखी जा सकती हैं। ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन हो जाए तो पूरी कुंडली आपको दिखानी चाहिए, लेकिन आपके लाइफ के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में लाइक आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है, या फिर मदर से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, भाई बहन से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, आपका लक काम नहीं कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप उस हाउस को स्पेशली दिखवाकर उसकी रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। तो कुंडली इस तरीके से काफ़ी एक्यूरेटली आपको चीज़ें डिफ़ाइन करके देती है और स्पेसिफिकली आपकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। छोटे छोटे सॉल्यूशन, छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है जो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। तो आप छोटी छोटी रेमेडीज़ को अपनाकर ही अपने प्लैनेटरी पोजीशंस को ठीक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। अब देखिए, किस्मत तो किसी की भी नहीं बदली जा सकती, डेस्टिनी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हाँ अगर आप एक्शन लेते रहेंगे एंड अपना कर्म करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को स्पीड अप कर पाएंगे। जो चीज़ आपको आने वाले 5 साल में मिल रही थी, हो सकता है वो क्विकली आपको मिलना स्टार्ट हो जाए अगर आप डायरेक्टली अच्छे से कर्म करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं कुंडली से रिलेटेड। कोई अंधविश्वास जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं होती है, सब कैलकुलेटिव होता है। आप डायरेक्टली खुद से भी इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी कुंडली खुद एनालाइज कर सकते हैं एंड प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग
अपने लग्न के अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करके आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन सब चीज़ों को और भी डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। तो सब कुछ फ्री है यहाँ पर, आप खुद से चीज़ों को सीख कर एनालाइज करिए और अपनी लाइफ को खुद चेंज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।